हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं एक छोटा सा लेसन लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि हमारा क्या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, जिसमें से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आज का ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी इसमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपकी गलती नहीं होगी, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। भारत का महालेखा परीक्षक कैग के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें बताते हैं ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक में है। तो भाग 5 में ये एक आर्टिकल पढ़ता है, अनुच्छेद आता है हमारा कौन सा, अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक में हमारा क्या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक कैग किसमें है, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये होते क्या है, इनका कार्य क्या होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए, मान लीजिए कोई धन है आपके पास, धन, जो धन है उसका व्यय हो रहा है, उसका जो धन है उसका क्या हो रहा है, उसका व्यय हो रहा है। और व्यय हो रहा है तो किसी न किसी को इसकी प्राप्ति भी हो रही होगी, किसी न किसी को इसकी क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। जो धन है उसका व्यय हो रहा है तो किसी न किसी को इसकी प्राप्ति हो रही। और जो धन है वो कैसा धन है, वो सार्वजनिक धन है। क्या है वो, सार्वजनिक धन है। जो धन है वो कैसा धन है, वो सार्वजनिक धन है। वो क्योंकि वो जनता का पैसा है। ठीक, जो धन है वो क्या है, वो जनता का पैसा है। तो कहने का मतलब जो जनता का पैसा है जिसका व्यय किया जा रहा है और जिसकी कोई प्राप्ति कर रहा है, तो कह रहा है कि जनता के पैसा का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जनता के पैसे का सदुपयोग हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो कैग इसकी रिपोर्ट पेश करेगा। कैग सारी चीज़ों का लेखा जोखा निकालेगा कि जनता का जो पैसा है उसका व्यय कहाँ पे हो रहा है और इसकी प्राप्ति कहाँ पे हो रही है, किसको ये पैसा मिल रहा है, पैसे का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये पैसा किसका है, पैसा जनता का है। तो दोस्तों, और इसी चीज़ के लिए एक ये जो संवैधानिक संस्था है हमारी, क्या भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षक जो कैग है, ये एक संवैधानिक संस्था है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके समान इनकी जो पोस्ट है वो बताई गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए और आपको पता होना चाहिए इनके बारे में अच्छे से, इसलिए बहुत ही ध्यान समझिएगा। तो समझ गए कि इनका जो पद है क्यों लाया गया है, जनता का जो पैसा है सही जगह उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कोई ना कोई बताने के लिए तो होना चाहिए। अब संसद में आपको कोई, मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी हैं, ठीक, अब राष्ट्रपति जी हर जिला हर राज्य तो घूमेंगे नहीं कि वो हर जिला हर राज्य घूमेंगे। उन्होंने क्या कर दी है, उन्होंने एक जैसे कोई कमेटी बना दी तो उसमें कुछ मेंबर हो गए, वो हर जगह का लेखा जोखा ला के राष्ट्रपति जी को उसकी रिपोर्ट देंगे। तो वैसे ये भी हैं, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो कि एक संवैधानिक संस्था है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनका जो जनता का पैसा है, आय व्यय होता है, प्राप्ति होती है, कहीं गलत जगह इसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका पद रखा गया है। तो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 148 से 151 तक है। तो सबसे पहले आर्टिकल, इसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 में पद की बात की गई है कि हमारे देश में एक कैग होंगे, एक क्या होंगे, एक भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होंगे। ठीक, पद की बात की है किसमें, आर्टिकल 148 में। और आर्टिकल 149 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 149 में, आर्टिकल 149 में बात की गई है इनकी शक्तियाँ या कार्य लिख लीजिए। ठीक, आर्टिकल 148 में किसकी पद की बात की गई और आर्टिकल 149 में इनकी किसकी बात की गई, शक्तियाँ और कार्य की। ये चीज़ समझ गए। और ये इनका कार्य होता क्या है, इनका कार्य होता है कि लेखा नियंत्रण करते हैं, ये लेखा नियंत्रण करते हैं, लेखा नियंत्रक है। ये क्या है, ये लेखा नियंत्रक है। लेखा नियंत्रक है, किसके किसके लेखा नियंत्रक हैं, तो ये केंद्र और राज्य दोनों के हैं, केंद्र और राज्य। ये मत सोचिएगा कि केंद्र में अलग होगा राज्य में अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो केंद्र में होगा वही राज्य में होगा, जो राज्य में होगा वही केंद्र में होगा। दोनों में उनकी एक कोई पोस्ट नहीं है, केवल एक ही पोस्ट हमारे पूरे
हमारे पूरे देश में केवल एक ही पोस्ट है, इसकी भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है सार्वजनिक धन का संरक्षण करना। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया, वो तो एक आपको समझाने के लिए बताया कि ये होते क्यों हैं, और इनका कार्य है क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षण करना, कि जो हमारे जनता का पैसा है वो सही जगह प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही क्या होता है, वही इनका क्या होता है? कार्य होता है। और क्या कहा गया है? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था, क्या कहा था? कि ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है। क्या कहा है कि सबसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको बता रहा हूँ कि कहा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है किसका? कैग का। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो इसको आप समझ लीजिएगा कि आर्टिकल 148 में पद की बात की गई है, आर्टिकल 149 में शक्तियाँ और कार्य की बात की गई है, नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक हैं ये, ठीक, ऑडिटर हैं, केंद्र और राज्य के ऑडिटर हैं, ठीक। उसके बाद क्या है? सार्वजनिक धन का संरक्षण करना इनका काम होता है। और भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद की बात कही कि अगर सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कौन सा है वो हमारा क्या? CAG का है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अब बात करेंगे हम लोग इनकी क्या? इनकी नियुक्ति की। नियुक्ति की बात कर रहे हैं, निर्वाचन की बात नहीं कर रहे हैं। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने निर्वाचन और नियुक्ति में आपको डिफरेंस बता दिया था। नियुक्ति की बात क्या कर रहे हैं? कौन नियुक्ति कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी। निर्वाचन होता है, निर्वाचन में वोटिंग होती है, ठीक। नियुक्ति कौन करते हैं? नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद इनकी शपथ कौन दिलाते हैं? ठीक, इनकी शपथ, अब नियुक्ति हुई तो कोई ना कोई शपथ आपको शेड्यूल 3 में शपथ की बात की गई है, आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 में शपथ की बात की गई, तो शपथ कौन दिलाते हैं? हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज। उसके बाद बात की जाए, जो राष्ट्रपति जी इनको नियुक्त करते हैं वो किसकी सलाह पे करते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह पे इनकी नियुक्ति करते हैं, कौन? राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या? त्यागपत्र। अगर मान लीजिए शपथ हो, अगर ये त्यागपत्र इनको देना हुआ, अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ कैग का अगर काम करने का मन नहीं हुआ या किसी और कारणवश, तो अगर उनका त्यागपत्र करना होगा तो त्यागपत्र किसको करेंगे? त्यागपत्र वो स्वयं किसको करेंगे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या करेंगे? अपना त्यागपत्र दे सकते हैं किसी भी समय, कोई भी उसमें बाउंडेशन नहीं रहेगा। उसके बाद आता है इनका कार्यकाल का। कार्यकाल इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। इनके कार्यकाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन इसमें से पूछ भी लेता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कार्यकाल की बात की जाए तो कार्यकाल इनका होता है 6 ईयर या 65 ईयर, 6 ईयर या 65 ईयर, इसमें से जो पहले होगा वही क्या होगा? उस टाइम रिटायर हो। मान लीजिए कि इनकी एज 50 साल है, ठीक, 50 साल इनकी एज है, और 50 साल की एज में ये कैग के हेड हो गए। अब 6 साल तक रहेंगे तो 56 साल में रिटायर, 56 ईयर में रिटायर हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि 60 साल के हैं, 60 साल के हैं, और 60 साल में ये क्या बनते हैं? ये कैग के हेड बनाए जाते हैं, इनको राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं, जैसे नियुक्ति होती है। उसके बाद 6 साल तक रहेंगे तो 66 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे इनको 65 तक, 5 साल तक रखेंगे। 1 साल पहले इनको क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, क्योंकि ये जो उनकी जो एज की बात की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैग के लिए, वो कितना रखा गया है? वो 6 साल हों जब 65 साल की आयु पूरी कर चुके हो तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक। तो चाहे अगर यहाँ पर 64 हो तो 1 ही साल तक रह पाएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है, ठीक। तो कार्यकाल आपको समझ में आ गया, कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर
या 65 ईयर, 6 ईयर तक रहेंगे या 65 ईयर पूरी करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पे। शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और बात की जाए त्यागपत्र की, त्यागपत्र देंगे किनको देंगे? त्यागपत्र देंगे राष्ट्रपति जी को। अब बात की जाए कार्यकाल की, तो कार्यकाल 6 वर्ष हो या तो 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों तो इनका क्या हो जाएगा? इनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हटाने की प्रक्रिया में, इम्पीचमेंट की बात की जाए। इम्पीचमेंट शब्द मत लगाइए, इसमें महाभियोग का कोई वो नहीं है। हटाने की प्रक्रिया बताते हैं इनको। हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया कैसी होती है? तो जैसे कि इनका पद जो है, इनका पद बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं हमारे, उनके पद के समान इनकी पद की बात की गई है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको हटाया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कैसे हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अब मैंने बताया हुआ है, आपको वीडियो डाला हुआ है, पहले ही डाल दिया था, 3 4 5 वीडियो के बाद होगा, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। बहुत ही अच्छे से बताया हूँ। बिल्कुल आपको पूरे यूट्यूब में वैसा वीडियो नहीं मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। बिल्कुल डिटेल बताया हूँ। आपको बता देंगे कैसे, आपको बता देंगे लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद है, ये संसद है, संसद में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, राज्यसभा में और एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी की क्या होती है? वो कमेटी जांच करती है कि उनको हटाया जा रहा है। लोकसभा में पास हो गए, राज्यसभा में पास हो गए, राष्ट्रपति जी क्या कर देते हैं? साइन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो हट जाते हैं। ठीक, तो ये तो हो गया, बिल्कुल हल्का रफली बता दिया आपको। लेकिन अगर बात की जाए बिल्कुल डिटेल में कि कमेटी कब बनी, कौन सी कमेटी होती है वो, ठीक, कौन इसका वो किया, कब आई कमेटी, तो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आप देख सकते हैं वीडियो में, थोड़ा आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक, तो आप पता चल गया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान इनको क्या होता है? इनको हटाया जाता है। उसके बाद की जाए इनकी कार्य की, तो इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य आपको बता दिया गया अभी कि इनका कार्य होता है मुख्य लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना। किसका ऑडिटिंग करना? राज्य और केंद्र का। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य क्या होता है इनका? तो कार्य होता है पहले नंबर पे मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में। मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में किसके होते हैं ये? केंद्र में भी होते हैं, राज्य के रूप में भी होते हैं। ठीक, कि मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में केंद्र के भी, राज्य के भी होते हैं। और दूसरे नंबर पे बात की जाए, दूसरे नंबर पे क्या होते हैं? किसका? संचित निधि का। संचित निधि। और संचित निधि किस आर्टिकल में है? संचित निधि आपको पता होना चाहिए कि 266 266 आर्टिकल कहता है हमारा क्या? संचित निधि है हम। और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 267, आर्टिकल 266। इन दोनों निधियों का ही क्या करते हैं? लेखा जोखा रखते हैं कि कितना पैसा कहाँ गया, कहाँ इन्वेस्ट हुआ। और जो तीसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? केंद्र को। अगर सारी चीज़ें ये सारा लेखा जोखा निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके अगर ये केंद्र में इनको रिपोर्ट देनी होगी तो केंद्र में किसको देंगे? तो केंद्र में देंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। केंद्र में राष्ट्रपति को देंगे। और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को देते हैं संसद में। संसद उस रिपोर्ट क्या करता है? संसद भी अपने पास उस रिपोर्ट नहीं रखता। केंद्र में जाती है रिपोर्ट तो केंद्र में किसके पास जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जी उस रिपोर्ट को कहाँ देते हैं? संसद में देते हैं। तो संसद ने इस रिपोर्ट के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी का नाम है कमेटी का क्या नाम है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। जिसमें कितने मेंबर होते हैं? जिसमें से 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या होते हैं? राज्यसभा से। तब फिर क्या होती? तब इसकी जांच होती है अच्छे से कि क्या इसमें कैसे क्या इन्वेस्ट किया गया है। और यही बात अगर राज्य में की जाए, ठीक, यही बात अगर राज्य में की जाए तो राज्य में किसको देंगे रिपोर्ट? राज्य में रिपोर्ट देंगे राज्यपाल को, राज्यपाल को। उसके बाद राज्यपाल किसको रिपोर्ट देगा? विधानमंडल में। जैसे हमारे सेंटर में
पार्लियामेंट है वैसे हमारे राज्य में क्या है, विधानमंडल है। ठीक, तो राज्यपाल को रिपोर्ट देंगे राज्य में आके, राज्यपाल उस रिपोर्ट कहाँ भेजेगा, भेजेंगे विधानमंडल में। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। मुख्य लेखा परीक्षक होगा, किसका होगा, केंद्र और राज्य का होगा। इसके कार्य क्या है जान लीजिए। दूसरा नंबर संचित निधि की बात, जैसे कि अब संचित निधि तो अगर मान लीजिए कहीं पैसा इन्वेस्ट होता है तो संचित निधि से तो पैसा जाता है। 266 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। आकस्मिक निधि की बात की गई 267 आर्टिकल में। केंद्र में रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। संसद में राष्ट्रपति जिसको पेश करेंगे, और संसद क्या करती है, कमेटी बनाती है, जिसको कमेटी का नाम क्या कहा गया है, लोक लेखा समिति। इसमें 22 मेंबर होते हैं, जैसे 15 लोकसभा से होते हैं और 7 क्या होते हैं, राज्यसभा से। और चौथे नंबर पर इसकी कार्य की बात की गई है, राज्यपाल अगर राज्य में अगर इनको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो किसको देंगे, राज्य में राज्यपाल को देंगे। और राज्यपाल किस कहाँ पेश करेगा, विधान मंडल में। और एक बात कही गई है कि ये जो लोक लेखा समिति होती है, जो लोक लेखा समिति होती है वो मार्गदर्शक किसके मार्गदर्शन पे चलती है, किसका मित्र कही जाती है। जो लोक लेखा समिति होती है वो सीएजी का क्या कहती है, सीएजी का मार्गदर्शक कहलाती है, या क्या कहलाती है, या मित्र कहलाती है। ठीक, तो और इनकी बात की जाए वेतन की, तो वेतन की इनका वेतन होता है हमारा कितना, 2.5 लाख। ठीक, इनका वेतन कितना होता है, इनका वेतन होता है 2.5 लाख रुपए। तो दोस्तों ये लेसन हुआ हमारा छोटा सा भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगर बहुत ही ध्यान से देखे होंगे तो कभी भी आपका इसमें से आने वाले कोई भी क्वेश्चन कभी भी छूट नहीं सकता है। तो अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आप नहीं जुड़े हैं अपने चैनल एग्जाम गुरु के साथ तो जुड़ जाइए आज ही सब्सक्राइब करके। और अगर आपको और वीडियो पड़े हुए हैं देख लीजिएगा। ऐसे ही आपको अच्छे वीडियोस आते रहेंगे, इसलिए जुड़ जाइए आज ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू ऑल।